नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी शानदार होने वाली है। आपका परिवार आपके साथ खड़ा है। आरडब्ल्यूए परिवार आप लोगों के लिए शानदार क्लासेस, शानदार कंटेंट के साथ आपको दे रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग लाइव आएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे। हम लोग बात करेंगे संविधान की। हालांकि आपकी सभी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। संविधान हम पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था हम पढ़ेंगे, पॉलिटी हम पढ़ेंगे और क्या क्या हमें पॉलिटी में पढ़ना है वो भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं चीजों को हम बहुत ज्यादा ध्यान से और बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैं आशा करूंगा कि सभी बच्चे नोट्स बनाएंगे। मैं हैंड बहुत अच्छे से हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा, आपको बस नोट्स करना है। जैसे मैं बताता चलूं वैसे आप पढ़ते चलना। और ये मैं भरोसा दिला दूं, आपके प्रीवियस ईयर को मैंने देख लिया, अच्छे से छान लिया है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो मैंने आपके प्रीवियस ईयर को देखकर ही आपकी पूरी थ्योरी सेट कर ली है कि ये चीजें मुझे आपको पढ़ानी है। तो सभी बच्चे, सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार और अपना प्यार बनाए रखें। हम लोग बात करेंगे आज संविधान सभा की, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। हम बात करेंगे पहले टाइम टेबल की। सुबह 7 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, दीपक भाटी सर के द्वारा शानदार क्लास आपने ली है। इसके बाद ममतेज सर ने 9 बजे आपको हिंदी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई है। दिग्विजय सर सुबह 10 बजे ज्योग्राफी की क्लास बहुत गजब आप लोगों ने ली है। राहुल शर्मा सर की रीजनिंग की क्लास है 11 बजे, बहुत शानदार। और अभी यूपी जी के आप लोगों ने पढ़ी है केशपाल सर की। अब हम बात करेंगे 2 बजे पॉलिटी की, फिर मेरे बाद होगी 3 बजे इकोनॉमिक्स विनय सर की, फिर 4 बजे आपकी होगी साइंस की, जिसमें धर्मेंद्र सर और भावना मैम शानदार तरीके से साइंस पढ़ाएंगे। और यहां पर फिर ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको हिस्ट्री आज शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग अच्छे से इसको जरूर पढ़ना। एक बार टाइम टेबल आप लोग देख लीजिए कि आपका ये टाइम टेबल है। 24 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए थे और आज से इसकी ये क्लासेस डेमो क्लास मिल रही है। 3 क्लास आपको डेमो के रूप में मिलेंगी, उसके बाद ये चौथी क्लास आपकी एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएगी। बात आती है कि अब हम पढ़ना क्या क्या है। पॉलिटी के सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। संविधान सभा ये मानकर चलिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर बने हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ, कितने सदस्य थे, कौन महिला थी, कौन सलाहकार थे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आती है प्रेम्बल, उद्देशिका, प्रस्तावना कि प्रस्तावना किसने पेश की थी, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहां से। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, बाहर संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नए राज्यों की स्थापना कौन से आर्टिकल में, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप संविधान के किस भाग में कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, इन सारी चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। मूल अधिकार की अगर बात करेंगे, फंडामेंटल राइट की अगर बात करेंगे, तो हम लोग बात कर लेंगे कौन से भाग में, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, कहां पर सर्वप्रथम मूल अधिकार स्टार्ट हुए थे, सारी चीजें A to Z। उसके बाद नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे। ये मानकर चलना ये कॉमन है, हर किसी एग्जाम में आता है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं। ठीक है, बात करेंगे मूल कर्तव्य की कि सर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, मूल कर्तव्य की बात करेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, इनकी शक्तियों की बात करेंगे, संसद, लोकसभा, राज्यसभा कितनी सीटें कहां से आती हैं। मैं ट्रिक पे याद करा दूंगा आपको, राज्यसभा, लोकसभा, ये ट्रिक पे याद करा दूंगा किस राज्य से कितनी सीटें आती हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि ये पीडीएफ में आपको मिलेगा। आगे बात आती है, आगे बात आ जाती है राज्य विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी विधानसभा किसकी है, सबसे बड़ी विधान परिषद किसकी है, कितने सदस्य होने चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हम पढ़ लेंगे। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल में नियुक्ति होती है, पूछा जाता है अनुच्छेद 76 में क्या है, कौन नियुक्ति करता है, तो ये सारी चीजें आएंगी। निर्वाचन आयोग की बात होगी भैया, निर्वाचन आयोग
कि इलेक्शन कमीशन की बात हो जाएगी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात होगी, संघ लोक सेवा आयोग की हम लोग बात करेंगे, वित्त आयोग की हम लोग बात करेंगे, राजभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल में आता है और यहां से क्वेश्चंस बने हैं आपके एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। आपात उपबंध की बात करेंगे कि सर इमरजेंसी प्रोविजन, जिसको मैं राष्ट्रपति में ही पढ़ा दूंगा, तो आप लोग ये मानकर चलना कि यहां पर सारी चीजें A to Z आपको कराई जाएंगी। अंकित सर के मार्गदर्शन में पूरी चीजें तैयार हुई हैं, तो आपको घबराने की कतई भी आवश्यकता नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। हम पढ़ेंगे बेटा संविधान सभा। अच्छा ये बताइए, जो ये संविधान है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है क्या? अगर मैं बात करूंगा सर ये जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये क्या चीज है? तो यहां पर हम लोग बात कर लेंगे कि सर जो ये संविधान है, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताना जरा कि भैया संविधान क्या है। संविधान क्या है? यहां पर हम लोग बात करते हैं कि सर संविधान नियमों और कानूनों का एक संग्रह है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज, कि सभी को संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है, चाहे मैं हूं, आप हैं, राष्ट्रपति है, IAS है, IPS है, एवरीबॉडी, कोई भी हो, हर किसी को संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं संविधान क्या होगा, तो संविधान नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। ये तो सारी चीजें आपको पता है कि सर संविधान को हम क्या कह सकते हैं कि सर संविधान नियमों एवं कानूनों का क्या हो जाएगा, नियमों एवं कानूनों का संग्रह है। क्या है? नियमों एवं कानूनों का संग्रह। ठीक है जी, कानूनों का संग्रह। ठीक है, तो यहां तक आप लोग पढ़ेंगे सर क्या हो जाएगा, नियमों एवं कानूनों का संग्रह हो जाएगा। अब बात आती है कि सर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, बता सकता है क्या कोई बच्चा? तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन, आप कहेंगे सर इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज, रूल्स एंड लॉज, आप कहेंगे सर रूल्स एंड लॉज, कि भैया जो नियम और कानूनों का संग्रह वो क्या है, वो बेटा संविधान है। अब बात आती है सर जो संविधान शब्द है, ये जो शब्द है संविधान शब्द, ये सबसे पहले किसने दिया था? संविधान शब्द किसने दिया था? तो कौन बच्चा बताएगा? चलिए बताइए सर, संविधान, जितने भी बच्चे यहां पर हैं आप लोग कहेंगे सर संविधान शब्द किसने दिया था? एक कानूनविद थे, ब्रिटेन के एक बहुत बड़े कानूनविद थे जिनका नाम था सर हेनरी। सर हेनरी के द्वारा एक शब्द दिया गया था संविधान। तो मैं आपको बेटा बता देता हूं कि इसके जन्मदाता कौन है, तो आप कहेंगे सर हेनरी। कौन होंगे? सर हेनरी। तो बेटा हेनरी के द्वारा एक शब्द दिया जाता है हेनरी मैन, कि जो शब्द दिया गया है ये हेनरी मैन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? हेनरी मैन के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, दुनिया भर में क्वेश्चन आता है कि सर संविधान का जनक किसे कहते हैं, संविधान का पिता किसे कहते हैं? दोनों अलग अलग बातें हो गई कि भारत में संविधान का जनक किसे कहेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप भली भांति जानते हैं। लेकिन यदि पूछ ले कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है, क्या आंसर आप लोगों का आएगा? जरा बताना, कमेंट करना कि सर ये बताएं संविधान का पिता किसे कहा जाता है। अगर यहां पर पूछ लिया जाए कि सर संविधान का पिता किसे कहते हैं, संविधान का पिता किसे कहा जाता है, आप बात करेंगे सर संविधान का पिता किसे कहेंगे। चलिए बता दीजिए। तो शायद बहुत कम बच्चों को यह जानकारी होगी, क्योंकि ये मैं बता इसलिए रहा हूं, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है कि सर संविधान का पिता कहा जाता है जेम्स मैडिसन को। अगर पूछ ले भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। गलत कर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, क्योंकि हमें यह पता है कि संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। लेकिन यदि ये आ जाए कि संविधान का पिता किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे सर संविधान का पिता हम किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर जेम्स मैडिसन को। किसको? जेम्स मैडिसन।
जेम्स मैडिसन को हम बोलते हैं। इसे अमेरिकी संविधान का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेरिकी संविधान का पिता भी कहा जाता है। अमेरिकी संविधान का पिता भी कहते हैं। ठीक है, पिता। अगर पूछ ले भारतीय संविधान का पिता किसे कहेंगे? भारतीय संविधान का पिता किसे कहेंगे? भारतीय संविधान का पिता किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे सर भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब को भारतीय संविधान का पिता अंबेडकर को, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता, या यहां पर जनक लिख लो बेटा। क्या लिख लो? जनक लिख लो। ठीक है जी, फादर लिख लो। ये तो जर्नल सी बात हो गई जी, ये तो जर्नल सी बात हो गई जो आपको पता चल गई। अब बात आ जाती है सर, ये तो हमने पढ़ लिया, जर्नल सी चीज थी। हम बात करते हैं संविधान सभा की। हम बात करेंगे भैया किसकी? संविधान सभा की। कि भैया संविधान सभा हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। क्या है मेरे लाल? संविधान सभा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बोलेंगे बेटा इसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए बता दीजिए भैया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए अब बात आती है सर, सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग थी वो कब हुई थी? कब हुई थी? कौन कौन बच्चा बता सकता है कि सर सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग थी वो एक विधेयक पेश किया गया था जिसे स्वराज विधेयक कहते हैं। कि सर स्वराज विधेयक कब पेश किया, किसने पेश किया था? तो स्वराज विधेयक सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा मेरे लाल? आप कहेंगे सर संविधान सभा की जो मांग है, डिमांड है, ये डिमांड सर्वप्रथम किसके द्वारा की जाती है? तो आप कहेंगे सर सबसे पहले जो मांग है ये मांग किसने की थी? तो 1895 में ये मांग होती है किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आप कहेंगे सर बाल गंगाधर तिलक। यहां पर आप लोग मुझे बताना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक बिल पेश किया गया था, एक विधेयक पेश किया जाता है। क्या पेश किया गया था मेरे लाल? विधेयक जिसे हम बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल। और कौन सा बिल था मेरे बच्चों? आप कहेंगे सर एक विधेयक पेश किया गया जिसे स्वराज विधेयक कहते हैं, स्वराज बिल कहते हैं। कि सर स्वराज बिल सर्वप्रथम किसने पेश किया था? स्वराज बिल या स्वराज विधेयक किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो आप कहिएगा कि सर जो स्वराज विधेयक है, स्वराज बिल है, ये किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आप कहेंगे सर ये पेश किया गया था बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग भारत में बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से हुई। बात आती है सर स्वराज की, कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? बता सकते हैं क्या आप लोग? सर सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले भारतीय कौन थे? सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले भारतीय का नाम बताइए। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो नोट लिख देता हूं। नोट, अगर बात होती है नोट, आप लोगों के लिए नोट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपके यूपी SSSC पैट में पूछा गया प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पूर्ण स्वराज की प्रथम मांग किसने की थी? प्रथम मांग। तो आप कहेंगे सर प्रथम मांग होती है 1921 में, और ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है बेटा हसरत मोहानी के द्वारा। किसके द्वारा? हसरत मोहानी। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर हसरत मोहानी द्वारा। किसके द्वारा? हसरत मोहानी द्वारा सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये आपका बेटा यूपी SSSC पैट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं कि सर यहां तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद बात आती है कि सर 1922 में बेटा महात्मा गांधी ने एक पत्रिका के माध्यम से संविधान सभा की मांग की और उन्होंने कहा कि वही संविधान सभा हमारा संविधान बनाएगी।
भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बेटा कब, तो आगे चलकर मांग होगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो आप कहेंगे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में मेरे बच्चे, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। इन्होंने यंग पत्रिका के माध्यम से, किसके माध्यम से माय डियर, तो आप कहेंगे सर यंग पत्रिका के माध्यम से, यंग पत्रिका के माध्यम से बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। महात्मा गांधी ने बेटा क्या मांग कर दी, महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात, यहां पर बेटा लिखा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान किसके अनुसार होगा, भारतीय संविधान की मैं बात करूंगा, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसके अनुसार, इच्छा अनुसार होगा, इच्छा अनुसार होगा। ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने मेरे लाल, महात्मा गांधी ने। तो आप लोग यहां पर समझ रहे हैं किसमें कहा था, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। यंग इंडिया की अगर मैं, यंग इंडिया पत्रिका थी बेटा, यंग इंडिया पत्रिका कौन सी थी मेरे लाल, तो मैं इसको लिख देता हूं, यंग इंडिया पत्रिका थी, जिसके माध्यम से यह मांग की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। पूछ लेगा महात्मा गांधी ने यह मांग किसमें की थी, तो यंग इंडिया पत्रिका में। किसमें, यंग इंडिया पत्रिका में की थी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लिया यहां तक। आगे चलते हैं, बात कहेंगे सर जो संविधान सभा है इसकी सबसे पहले औपचारिक मांग किसने की, फॉर्मल डिमांड किसने की थी। तो बहुत सारी चीजें हैं कि सर फॉर्मल डिमांड की बात आ रही है कि एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, जो कि संविधान सभा के लिए सर्वप्रथम जो वास्तविक काम किया था वो मानवेंद्र नाथ राय थे। 1934 में कहते हैं कि हमें संविधान सभा मिलनी चाहिए, हमारा संविधान हमारी संविधान सभा बनाएगी। तो क्या हुआ 1934 में, कब, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं मेरे लाल 1934 की। कब, 1934 की संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने कर दी, औपचारिक मांग। तो आप क्या कहेंगे मेरे लाल, औपचारिक मांग। तो सब यहां पर ध्यान रखना इसको, फॉर्मल डिमांड, कि सर जो फॉर्मल डिमांड थी ये फॉर्मल डिमांड किसने की थी, तो आप कहेंगे डिमांड ये किसके द्वारा की जाती है, तो आप कहेंगे सर ये की गई थी एम.एन. राय, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। कौन मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे सर मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय। कौन बेटा, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा फॉर्मल डिमांड की मांग की जाती है। औपचारिक, पहली औपचारिक मांग थी और इसी औपचारिक मांग को कांग्रेस ने अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। क्या बना लिया, अपनी आधिकारिक मांग बना लिया कि सर ये बता दीजिए, ये बताइए कि जो औपचारिक मांग थी संविधान सभा की, इस औपचारिक मांग को अपनी आधिकारिक मांग किसके द्वारा बनाया गया। या ऐसे पूछेगा कि कांग्रेस ने संविधान सभा की आधिकारिक मांग कब की थी, तो आप कहेंगे सर 1935 में, 1935 में औपचारिक मांग को ही अपनी आधिकारिक मांग कांग्रेस के द्वारा बना लिया जाता है। तो आप कहेंगे सर इसी को 1835 में, 1935, माफी चाहूंगा, 1935 में औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बना लिया कि सर औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग किसने बनाया था, आधिकारिक मांग, आधिकारिक मांग बेटा, आधिकारिक मांग या ऑफिशियल डिमांड आप कह सकते हैं सर, ऑफिशियल डिमांड। ठीक है जी, ऑफिशियल डिमांड, आधिकारिक मांग, ऑफिशियल डिमांड बेटा कांग्रेस द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा,
कांग्रेस द्वारा। कि सर संविधान सभा ने कांग्रेस की आधिकारिक मांग कब कर दी थी? तो बहुत सारी जगहों पर यह गलत दिया रहता है, तो वो कहते हैं ना 1934 में औपचारिक मांग, फॉर्मल डिमांड है, लेकिन बेटा आधिकारिक मांग 1935 में हो गई। बहुत सारी जगह कहीं 1936 दिया है, कहीं 1937 दिया है, जो कि सही नहीं है। ठीक है जी, यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिए। यहां तक लिखा कि भाई 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? स्वराज विधेयक पेश किया था। पूर्ण स्वराज की मांग हसरत मोहानी ने 1921 में कर दी थी। 1922 में यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। औपचारिक मांग संविधान सभा की 1934 में होती है एमएन राय के द्वारा, और इसी औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग 1935 में कांग्रेस द्वारा मना लिया जाता है। किसके द्वारा? हां जी, मैं बता रहा हूं ना, बहुत सारे जगह ये 1936 मत करना, 1936 मत करना मेरे लाल, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 1935 एक्सेप्ट है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ, ब्रिटेन में उस समय भारत का वायसराय था लिनलिथगो। 1940 की बात हो रही है, अगस्त प्रस्ताव की, कि सर अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है कि सर अगस्त प्रस्ताव जिसे अगस्त ऑफर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा इसको? AUGU। ठीक है, गलत हो गई स्पेलिंग, लिख देता हूं AUGU, अगस्त ऑफर। कि सर जो अगस्त ऑफर है ये 8 अगस्त 1940 को आता है। इसमें क्या था? वायसराय थे लिनलिथगो। कौन थे बेटा? लिनलिथगो वायसराय थे। उन्होंने एक प्रस्ताव 8 अगस्त को पेश कर दिया। इन्होंने कहा कि भारत की संविधान सभा हम दे देंगे, भारत का संविधान बनाने की भी हम बात कर लेंगे, आप अपना संविधान बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई जरा सी भी आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने कंडीशंस रख दी। उन्होंने कहा कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होगा तब आप अपना संविधान बनाओगे। उन्होंने कहा कि एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। कि भाई अगस्त प्रस्ताव में ही लिखा था कि एक युद्ध सलाहकार समिति होगी जो कि युद्ध को, जो एडवाइजरी है वो वॉर को देखेगी, भारत उसमें साथ दे। भारत ने साफ मना कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि भैया हम आपका साथ नहीं देंगे, तो इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसको ज्यादा हमें डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं। इसके बाद आता है बेटा क्रिप्स मिशन। कौन आता है जी? इसके बाद आ जाता है बेटा क्रिप्स मिशन। ठीक है, अब बात आती है भैया क्रिप्स मिशन की। किसकी मेरे लाल? तो आप कहेंगे बेटा क्रिप्स मिशन। बता सकता है क्या कोई बच्चा क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर जो क्रिप्स मिशन है, कि सर क्रिप्स मिशन कब भारत आया है और इसमें क्या था? क्रिप्स मिशन की बात होगी तो आप कहेंगे सर क्रिप्स मिशन भारत आता है मार्च 1942 में। कब? मार्च 1942 में। और इसका अध्यक्ष कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका अध्यक्ष था। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, उसे ही भारत में क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। यह सिंगल सदस्य संस्था थी, मतलब इसमें भी वही चीजें थी जो अगस्त प्रस्ताव की थी, अगस्त ऑफर की थी। तो भारत ने, कांग्रेस ने इसको भी खत्म कर दिया। बोले हम नहीं मानेंगे, हम आपकी बात कुछ नहीं मानेंगे, आप हमें बेगला रहे हो, आपने गांधी इरविन समझौता किया, आपने हमें धोखा दिया, आपने अगस्त प्रस्ताव लेकर आए, आपने हमें धोखा दिया, आप क्रिप्स मिशन ले आए, आप फिर से हमें धोखा दोगे, हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं, हम आपकी बातों में आने वाले नहीं हैं। समझ गए आप? तो बात आती है कि सर इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष या इसका चेयरमैन कौन था? चेयरमैन कौन था? तो आप कहेंगे सर इसका चेयरमैन था स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स।
ठीक है जी, कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स था। चलिए अब इसको भी हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ओरली पढ़ लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही आता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था, अगस्त प्रस्ताव कब आया था। अब जो महत्वपूर्ण है, अब जो महत्वपूर्ण होगा वो है बेटा कैबिनेट मिशन। कौन सा मेरे लाल? आप कहेंगे सर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की बात होगी, कैबिनेट मिशन। इसका नाम कैबिनेट मिशन ही क्यों रखा गया था? कैबिनेट मिशन ही क्यों रखा गया, क्या कारण रहा, मैं बता देता हूं। कैबिनेट मिशन कि सर क्यों इसका नाम कैबिनेट मिशन रखा, कभी समझने का प्रयास किया कि इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? यह भी मार्च 1946 में भारत आता है। मार्च 1946 में भारत आता है। मार्च 1946 में भारत आया। इसमें 3 सदस्यीय संस्था था। इसमें एक अध्यक्ष थे, 2 अन्य सदस्य थे। अब अध्यक्ष कौन था? कौन था? पथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये हुआ क्या, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई। लेबर पार्टी पहले से ही भारत सरकार के पक्ष, भारत के पक्ष में थी, भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बन गए क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब बेटा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बन गए तो उस दौरान क्या हुआ, उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 सदस्यों को, जी हां, क्लीमेंट एटली के कैबिनेट 3 सदस्य थे, पथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इन तीनों को भारत भेजा। हालांकि भारत में भी इनके पास पद थे कि आप जाओ और आप वास्तविक स्थिति देखो, वास्तविक स्थिति देखो कि सही में क्या भारत में संविधान होना चाहिए। कैबिनेट मिशन भारत आया, उसने जांच पड़ताल की, उसने कहा भाई बिल्कुल जरूरत है, भारत के लोगों को भारतीय संविधान की आवश्यकता है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। कैबिनेट मिशन ने ही सिफारिश की थी कि संविधान सभा में एक व्यक्ति लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि 1 रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करेगा 10 लाख लोगों को। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातें? चलिए, तो ये आता है और इसमें जो है इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। कौन था मेरे बच्चे? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष बना। ये क्या बन गया? अध्यक्ष। सदस्य की अगर बात कर लें कि सर इसमें 2 सदस्य और थे, कि सर कौन कौन से सदस्य थे? आप कहेंगे सर एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर साहब थे, और बेटा स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है जी, कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब बात आती है कि जो थे ये पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव हुआ करता था। उस समय कौन था? भारत सचिव हुआ करता था, इंडिया सेक्रेटरी हुआ करता था। एबी अलेक्जेंडर ये कौन था? ये नौसेना मंत्री था। ये कौन था? ये नौसेना मंत्री हुआ करता था, नेवी मिनिस्टर हुआ करता था, और ये था व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। कौन था ये? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। ये बेटा व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। अब बात आती है ये तीनों ही सदस्य ब्रिटिश पीएम। कौन बेटा? ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली। किसकी सरकार बनी थी? क्लीमेंट एटली की। तो आप कहेंगे सर क्लीमेंट एटली की कैबिनेट के सदस्य थे। किसके? कैबिनेट के सदस्य थे, के सदस्य थे। इसी कारण इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा गया था। क्या रखा गया? कैबिनेट मिशन रखा गया। समझ लेंगे आप लोग कि सर इसका नाम क्या रखा गया था? कैबिनेट मिशन रखा गया। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? मुझे बताइए, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या यहां तक समझ में आया? चलिए बताइए, अच्छा लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो साफ राइटिंग में लिख रहा हूँ बेटा, इसको अच्छे से लिख लीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। आगे हम लोग बात करेंगे कि सर कैबिनेट ने सिफारिश की थी, जो संविधान सभा है इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। चलिए आगे बात करते हैं कि सर कैबिनेट की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया। चलिए बात आती है सर संविधान सभा का गठन या संविधान सभा। अब बताइएगा संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा में कुल सदस्य पूछे जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूछी जाती है, तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात होगी तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 389 थे। कितने थे? 389। अगर मैं इनकी बात करूं तो मैं इनको 3 भागों में बांट देता हूं। 3 भागों में बांट दूं, 296 है ना, 296 को फिर आगे चल के बांटना पड़ेगा, मैं यहीं बांट देता हूं। तो आप कहेंगे सर ये बताइए कि यहाँ पर अगर बात होगी सर जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, प्रांतों से कितने थे? 292। कि सर जो प्रांत थे, जो स्टेट थे, प्रांतों से कितने थे? 292। 4 कहां से थे? चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। ठीक है जी। और बेटा 93 कहां से थे? ये थे देसी रियासतों से। कहां से? देसी रियासतों से, जो प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतों से, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। कि सर जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट की अगर मैं बात करूंगा कितने थे? 93 थे। 4 क्या थे? 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। कि सर जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो कौन कौन से थे? कि सर जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जैसे कि एक दिल्ली से था। कहां से था? एक दिल्ली से। एक कहां से था? अजमेर। अजमेर, बहुत सारे बच्चे केवल इसको अजमेर लिखकर छोड़ देते हैं, हालांकि इसका पूरा नाम था अजमेर मारवाड़। अजमेर मारवाड़, ठीक है जी, पूरा नाम अजमेर मारवाड़ है। एक था बेटा कुर्ग से। कहां से? कुर्ग कहां पड़ता है? कर्नाटका में। कहां? कर्नाटका में। और एक था बलूचिस्तान से। कहां से? बलूचिस्तान से। तो ये भी आप लोग लिखना कि सर एक बलूचिस्तान, एक कुर्ग, एक एक करके थे ये। ठीक है जी, एक एक करके थे। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। अब जो 93 थे इनका चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? तो आप कहेंगे ना, इनका चुनाव नहीं हुआ था जी, ये तो प्रांतों के प्रमुखों द्वारा, जो देसी रियासत थे इनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किए गए थे। क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे। समझ गए आप लोग? क्या किए गए थे? मनोनीत किए गए थे। समझ गए? अब बात करते हैं कि सर इस संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? कुल महिलाएं कितनी थी? पूछ लेगा सर इसमें कुल महिलाएं कितनी थी? टोटल फीमेल पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा कि सर कुल महिलाएं कितनी थी? तो आप कहेंगे सर 15 महिलाएं थी। और इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सर एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी? तो आप कहेंगे सर एकमात्र मुस्लिम महिला। तो आप कहेंगे सर एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला, तो आप लोग बताना सर एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। आप लोग पढ़ सकते हैं क्या कि सर जो मुस्लिम महिला थी उनका नाम क्या था? तो आप बताना सर, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था जी? बेगम एजाज रसूल। कि भैया संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। क्या नाम है जी? बेगम एजाज रसूल। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, हाँ एक बच्चा कह रहा है कि दिल्ली नहीं है, हैदराबाद है। अच्छा, डिजिटल घूसा पड़ेगा बेटा। ये आप कहेंगे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग कर्नाटक और बलूचिस्तान। ठीक है जी। तो ये हमने 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत पढ़ लिए। अब बात करेंगे सर, ये ध्यान रखना कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। नोट करके लिख देता हूं, यहां पर नोट करके लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज ना हो।
नोट करके लिख रहा हूं बेटा यहां पर, तो नोट करके लिख रहा हूं कि सर हैदराबाद, हैदराबाद ऐसी रियासत, ऐसी रियासत, रियासत की अगर बात होगी, ऐसी रियासत जिसने, जिसने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया, संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया, संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया, नहीं लिया। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था? तो आप कहेंगे सर वो थी हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में हिस्सा नहीं लिया था। चलिए अब बात करेंगे सर संविधान सभा का चुनाव कब हुआ। संविधान सभा का चुनाव कब होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए लिख लीजिए एक बार इसको, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे कि सर ये बताइए कि चुनाव कब होता है, चुनाव कब हुआ है संविधान सभा का, चुनाव या इलेक्शन कब हुआ है। इलेक्शन की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर जो चुनाव है ये चुनाव कब हुआ था, चुनाव कब हुआ था? तो आप लोग मुझे बताना कि सर चुनाव होता है जुलाई अगस्त में। कब? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो जाता है। अब चुनाव कितनी सीटों पर हुआ था? आप कहेंगे सर 296 सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। ये जो चुनाव हुआ था संविधान सभा का, ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैसे हुआ था मेरे लाल? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है कि सर इसमें अगर मैं बात करूं कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? कांग्रेस ने अपने 210 कैंडिडेट खड़े किए, जिसमें से 199 पे कांग्रेस बहुमत में जीती और 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों की मदद से सीट जीत ली। तो कुल मिलाकर बात करेंगे तो कुल मिलाकर 208 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो गई। कितनी सीटों पर? 208 सीटों पर कांग्रेस की जीत हो गई। मुस्लिम लीग की बात करें कि सर ये बताएं, मुस्लिम लीग की बात होगी, मुस्लिम लीग कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? तो आप कहेंगे सर 73। और अदर कितने थे? अन्य बेटा 15 सीटों पर अन्य, जैसे छोटी छोटी पार्टी थी, निर्दलीय थे, कृषक प्रजा पार्टी थी, कृषक यूनिस्ट पार्टी थी और अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको अन्य 15 सीटों पर सिमटना पड़ा। ठीक है जी। चलिए अब बात करेंगे सर ये चुनाव कैसे हुआ था। ये चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था। कैसा था ये? इनडायरेक्ट इलेक्शन था। इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप कहेंगे सर ये कैसा इलेक्शन था बेटा? तो आप बता देना सर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन था, इलेक्शन। ठीक है जी, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। क्यों था? क्योंकि बेटा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर पहला चुनाव नहीं हुआ था। तो ये कब हुआ था मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर ये चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में होता है। और ये हम बात करेंगे मेरे लाल, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया कि सर ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब इसमें बात आती है कि सर जो चुनाव हुआ था, इस चुनाव की अगर मैं बात करूं, रूपरेखा तैयार की जाएगी तो आप कहेंगे इस चुनाव में सामान्य लोग कितने थे? सामान्य सीट कितनी थी? जो जर्नल कास्ट के लोग थे, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से जीते हों, चाहे वो मुस्लिम लीग से जीते हों, चाहे वो अन्य जीते हों, तो बेटा कितने? तो आप कहेंगे 213 सीट जो है सामान्य लोगों की आई थी। कितनी? 213 सीट्स कितनी आई? सामान्य लोगों की आई थी। अब बात करेंगे सर मुस्लिम की कितनी सीट थी, चाहे वो मुस्लिम लीग के हो, चाहे वो किस में हो, कांग्रेस में हो। तो मुस्लिम लीग को बेटा 79 सीट मिली। यहां पर मुस्लिम लीग एक पार्टी है और यहां पर मैं बात कर रहा हूं
कास्ट के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर तो सामान्य 213 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 79 सीट मिली, और जो सिख थे, जो पंजाबी लोग थे सिख लोगों को बेटा 4 सीट मिली। कितनी? 4 सीट मिली। और जो एससी के लोग थे, एससी शेड्यूल कास्ट के लोग थे, इन्हें भैया कितनी सीटें मिली थी? 26। अनुसूचित जाति के लोगों को 26 और शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन्हें मिली थी 33 सीट। कितनी सीट? 33 सीट। ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके एग्जाम में, ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्या यहां तक आपने लिख लिया? आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं। चलिए, अब बात होती है सर, जब पाकिस्तान बना, जब भारत का विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान बन जाता है, आफ्टर जो पाकिस्तान बना, तो उसके बाद बेटा क्या होता है, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो संविधान सभा में 299 सीट रह गई। कितनी सीट रह गई? 299 सीट रह जाती हैं। ये एक बार आप लोग लिख लेना कि जुलाई अगस्त 1946 में बेटा चुनाव होते हैं। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य 15 सीट मिली। हालांकि जनरल जो सामान्य लोग थे वो 213 लोग थे, मुस्लिम लीग 79, मुस्लिम लोग बेटा, लीग नहीं, मुस्लिम लोग कितने थे? मुस्लिम लोग कितने थे जिनको बेटा? तो 79 और सिख 4, एससी थे 26, एसटी से 33 सीटें मिल गई। कितनी? 33 सीटें मिल गई। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने यहां पर। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप लोगों ने कहीं कुछ और पढ़ रखा होगा तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। हालांकि ये वेरीफाइड है, इसमें कोई भी जो डेटा मैं आपको दे रहा हूं इसमें कोई भी करेक्शन कहीं से कहीं तक भी नहीं है। ठीक है, ये सब वेरीफाइड है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं कि सर पाकिस्तान बनने के बाद, यानी कि जब पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन हुआ, तो बेटा विभाजन के बाद अगर मैं बात करूं, विभाजन के बाद, विभाजन यानी कि पार्टीशन के बाद अगर मैं बात करूंगा बेटा पार्टीशन की, तो आप कहेंगे जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन जब हुआ तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? संविधान सभा की अगर बात की जाएगी तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किसकी बात होगी बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे सर यहां पर कितने थे? तो बेटा 299। कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह जाते हैं। अगर बात होगी सर प्रांतों से कितने थे? और भैया प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतों से कितने थे? देसी रियासतों की अगर बात होगी तो आप क्या बताएंगे कि प्रांतों से थे 299। कितने थे? 299 तो टोटल हो गए, संविधान सभा में 299 टोटल हो गए। प्रांतों से थे बेटा 229। कितने? 229। अब बात करेंगे देसी रियासतों से कितने थे? 70। कितने थे? 70 थे। ठीक है, कितने थे? 70। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, 70 हो गए। यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सबसे ज्यादा किस रियासत से आए थे? सबसे ज्यादा, इसमें अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा सदस्य कौन सी रियासत के थे? सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आए थे? कौन सी देसी रियासत के थे? तो आप बता देना सर, सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो कहां से आए थे? तो आप कहेंगे सर वो मैसूर से आए थे। कहां से? मैसूर रियासत से। कहां से? मैसूर रियासत से। कि सबसे ज्यादा सदस्य कौन सी रियासत से थे? मैसूर रियासत से। कि सर मैसूर रियासत से थे। बात कर लेते हैं कि सर प्रांतों में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आए थे? सबसे ज्यादा सदस्य सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आए थे? तो आप कहेंगे सर संयुक्त प्रांत से। कहां से मेरे लाल? संयुक्त प्रांत से। उस समय यूपी नहीं हुआ करता था, संयुक्त प्रांत होता था, यूनाइटेड प्रोविंस होता था। यूनाइटेड प्रोविंस से सबसे ज्यादा बेटा सदस्य संविधान सभा में आए थे। जब संविधान सभा सेपरेट हो गई थी, विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान अलग बन जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिए।
चलिए बहुत शानदार, हम लोग इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए अब बात करेंगे सर संविधान सभा का निर्माण। ये हमने पढ़ लिया। इसमें किसी को अब कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताइए। इसमें कुछ फैक्ट मैं आपको लिख देता हूं, जैसे कि कुछ फैक्ट हैं कि संविधान सभा में पहले पारसी कौन थे, पहले एंग्लो इंडियन कौन थे। ज्यादा से ज्यादा चीजों पर आप लोग लिखेंगे कि सर ये बताइए। एक नोट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एक नोट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि सर नोट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। संविधान सभा में अगर मैं बात करूं भैया, संविधान सभा में यहाँ पर बात हो रही है तो आप कहेंगे सर प्रथम एंग्लो इंडियन कौन थे। प्रथम एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जिसे हम आंग्ल भारतीय बोलते हैं, कौन थे बेटा, आंग्ल भारतीय। कि भैया आंग्ल भारतीय कौन थे मेरे लाल, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। तो क्या बता दोगे आप, कहोगे भैया पहले भारतीय थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथनी। क्या नाम था, फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी पूछ लेगा कि प्रथम, यहां पर अगर पूछेगा कि सर ये बताइए प्रथम पारसी कौन थे, प्रथम पारसी सदस्य कौन थे, तो आप कहेंगे सर पीएच मोदी। कौन थे, पीएच मोदी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप कहेंगे सर संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, जल्दी जल्दी से बताइए संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आप कहेंगे सर संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव। बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल आप कह सकते हैं सर बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है जी, बेनेगल नरसिंह राव। तो यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिए। अब बात करेंगे सर, हाँ जी बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आई होप आपने यहां तक पढ़ा होगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ जी बहुत शानदार बेटा। जीडी में थोड़ा सा कम रह जाता है, यहाँ पर मैं उसके यूपी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जीडी में मैंने जीडी के हिसाब से पढ़ाया है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे भैया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे संविधान का निर्माण। किसका, संविधान का निर्माण। हिस्ट्री रिकॉर्डेड चाहिए, आज चली जाएगी बेटा, आज शाम तक क्लास मिल जाएगी आपको। संविधान का निर्माण, हेडिंग रहेगा बेटा संविधान का निर्माण। तो आप कहेंगे सर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी हेडिंग होगी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं सर संविधान का निर्माण। देखिए संविधान का निर्माण कब होगा, जब संविधान सभा की बैठक होगी, जब संविधान सभा की बैठक होगी। अब बात आती है सर संविधान सभा की बैठक कैसे होगी। संविधान के निर्माण के लिए सबसे योग्य व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव था वो पहले कहां से हुआ था, बंगाल से, लेकिन वो कहां चले गए, वो क्षेत्र चला गया पूर्वी बंगाल में, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में। जब वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया तो भीमराव अंबेडकर का तो भैया सीट खाली हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई ये तो ठीक है खाली हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल, उन्होंने कहा कि उनसे तो योग्य व्यक्ति नहीं है कोई, संविधान कौन लिखेगा, संविधान कौन बनाएगा। तो बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर M.R. जयकर और जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने पर M.R. जयकर ने अपना त्यागपत्र दिया बंबई प्रेसिडेंसी से, और बंबई प्रेसिडेंसी से किसको, तो आप कहेंगे बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बेटा संविधान सभा का सदस्य बना लिया गया। निर्माण के लिए सबसे योग्य व्यक्ति कौन थे, तो आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए मैं अभी बात करता हूं संविधान सभा में, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इसको भी अभी 1 मिनट देखते हैं। तो आप कहेंगे सर संविधान
सभा में संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहां से होता है? तो पहले इन्हें कहां से चुना गया था? पहले चुना गया था बेटा इन्हें बंगाल से। कहां से? बंगाल से। लेकिन बेटा विभाजन के बाद ये कहां चला गया? ये चला गया पूर्वी पाकिस्तान में। कहां चला गया? ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इनका सीट तो बेटा रिक्त हो गई। जब इनकी सीट रिक्त हो गई तो इन्हें कहां से? तो बेटा इन्हें पूना सीट से, कहां से? पूना सीट से, पूना सीट से पुनः संविधान सभा में चुना गया। कहां पर? संविधान सभा में चुना गया। ठीक है जी। अब बात करते हैं जो पूना सीट थी, यहां पर कौन थे? तो आप कहेंगे सर यहां पर एम आर जयकर थे। कौन थे? एम आर जयकर की सीट से कि भैया एम आर जयकर ने क्या कर दिया? इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने क्या कर दिया बेटा? त्यागपत्र दिया। और इनकी सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बना लिया गया। क्या कर लिया गया? संविधान सभा का सदस्य बना लिया गया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। सर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? चलिए बता सकते हैं क्या आप लोग कि फर्स्ट मीटिंग कब होती है? चलिए बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जो पहली बैठक थी, ये बैठक कब हुई थी? जब संविधान सभा का गठन होगा तभी तो बैठक हो जाएगी। तो संविधान सभा का गठन भी हम पढ़ लेते हैं। संविधान सभा का गठन कब होता है? तो 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और इसकी पहली बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। अब अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? चेयरमैन कौन थे? देखिए, सीनियर या वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो आप कहेंगे भैया कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अब बात करते हैं भैया, सच्चिदानंद सिन्हा यहां पर क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। अब बात आती है सर ये कहां पर हुआ था? ये बैठक कहां पर होती है? तो आप कहेंगे सर दिल्ली में। कहां पर? केंद्रीय भवन भवन के पुस्तकालय में। तो आप कहेंगे सर दिल्ली। और दिल्ली में भी कहां? केंद्रीय भवन में। ठीक है जी। कहां पर? तो आप कहेंगे सर केंद्रीय भवन में, या दिल्ली के जो काउंसिल चैम्बर था वहां पर। दिल्ली में जो काउंसिल चैम्बर था, जो क्या था बेटा? काउंसिल चैम्बर था, वहां पर बैठक होती है। और इसमें बहुत सारी जगहों पर अभी विवाद फैलेगा। और विवाद क्या होगा? जैसे ही मैं सदस्यों की संख्या लिखूंगा आप लोग विवाद करेंगे। देखो, एक्यूरेट बता रहा हूं, जो परफेक्ट है, जो आपके एग्जाम में पूछी गई है कि सर संविधान सभा की पहली बैठक में क्या 208 लिख दूं? 207 लिखूं? कितनी लिखूं बेटा? 211। ना तो 207 ना 208, टोटल सदस्य 211 थे। ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसमें कुल सदस्य कितने शामिल हुए थे? तो आप कहेंगे 211। बहुत सारी जगहों पर 208 लिखा है, गलत है। बहुत सारी जगहों पर 207 लिखा है, गलत है। ये दोनों ही गलत हैं, क्योंकि 211 सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में क्या किया था बेटा? हिस्सा लिया था। क्या किया था? हिस्सा लिया था। ठीक है जी। अब ये बताइए कि सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, इसके लिए किसने सलाह दी थी? वरिष्ठता के आधार पर तो बना ही रहे थे, लेकिन सलाह किसने दी थी? जेवी कृपलानी ने। और जो पहली संविधान सभा बनी थी, इसके स्पीकर कौन बन गए थे? वक्ता कौन बन गए थे? तो इसके वक्ता बन गए थे एस राधाकृष्ण।
कि सर जो पहली बैठक हुई थी इसके पहले वक्ता कौन बन गए थे, एस राधाकृष्ण इसके पहले वक्ता बन गए थे। चलिए, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी सभी बच्चों को। तो सभी प्यारे साथियों को यही मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें। अभी मेरे जस्ट बाद आप लोगों की इकोनॉमी की क्लास है विनय सर की, तो आप लोग उसमें जरूर जुड़िएगा, शानदार तरीके से पढ़िएगा और अपने कमेंट जरूर करके बताएं कि ये क्लास कैसी लगी, ताकि कल मैं और शानदार तरीके से मेहनत करूं। आप लोग जो कमेंट करते हैं उसी से टीचर्स में एक मोटिवेशन आता है। टीचर अपने आप को मोटिवेट कैसे करता है, आपके कमेंट पढ़ता है, आपके कमेंट अच्छे लगते हैं, टीचर और मेहनत करता है। तो मैं आशा करूंगा कि क्लास अच्छी लगी होगी। सभी साथियों को एक बार पुनः प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।